हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 1 क्लास 12 से रिलेटेड है। टॉपिक कैलकुलस इन न्यू प्लेलिस्ट। आज से मैं आपके लिए एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें हम पूरा कैलकुलस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। और कैलकुलस में भी सबसे पहले मैं फंक्शंस लूंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? फंक्शन। फंक्शन क्या है? सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद लिमिट्स कैसे कहते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक स्टेप वाइज हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले इसको फंक्शन को क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि फंक्शन ही है सारा कैलकुलस में, फंक्शन के बारे में ही है सब कुछ। ये लिमिट में भी फंक्शन का यूज होगा, कंटिन्यूटी में भी हम फंक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा कुछ बेस्ड है तो किस पर? फंक्शन पर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको, फंक्शन क्या है, फंक्शन को समझाना जरूरी है। तो हम पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, फंक्शन जो वर्ड है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो लेबनीज मैथमेटिशियन थे। उन्होंने किया था क्या? लेबनीज। सबसे पहले लेबनीज जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फंक्शन को। इसको हम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, इसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं। मैपिंग एक नया और वर्ड आपके लिए अगर लग रहा हो तो, वैसे ये 11th क्लास में भी मैपिंग के बारे में बताया जाता है। मैपिंग, फंक्शन, मैपिंग एक ही बात है। ये इसका एक सिनोनिम्स कह सकते हैं इसका, ठीक है। ये आप पहले तो इस बात को समझ लीजिए। मैपिंग वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, मैपिंग फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। और सबसे पहले इस फंक्शन को जो इंट्रोड्यूस किया था वो लेबनीज जी ने किया था, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, वो मैंने यहाँ कुछ लिखा भी है आपके लिए। पहले मैं इसको पढ़ के आपके सामने समझाता हूँ और फिर उसको पूरा डिटेल में इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा, देखिए ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और मेथड और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट मीन्स रिलेट करना एक तरह से, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सच दैट, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट करके इन दोनों पॉइंट्स को, अगर ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तो आपका फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी।
कि सेट ए के सारे एलिमेंट लिंक करने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए या रिलेट होने चाहिए, किससे? बी सेट के एलिमेंट से। और दूसरा, जो रिलेट होते हैं ए सेट के एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जो भी रिलेट हो रहे हैं सारे रिलेट होने चाहिए, और वो रिलेट भी हो तो एक यूनिक एलिमेंट से होने चाहिए। कहाँ? बी सेट में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको अभी ऐसे आप को मैं पहले तो मैंने इसको ऐसे इस तरीके से इसको रीड किया आपके सामने, इस डेफिनेशन को, ये बुक्स में भी लिखा रहता है, लेकिन अभी इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है ना? हम कुछ यहाँ सर्कल्स बनाएंगे, 2 सर्कल्स मीन्स सर्कल्स में सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए जैसे कैसे, मान लो मैंने 2 सेट लिए, ये आपका 2 सर्कल बना लिए मैंने, एक ये सर्कल है मान लो, और सर्कल क्या एक इलिप्टिकल फॉर्म कह सकते हैं, सर्कल एग्जैक्ट नहीं है, और ये आपका ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से इसका। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, और ये आपका किसी रूल, ये वर्ड लिखा हुआ है रूल या मेथड, रूल मेथड और करेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, ये किसी रूल के द्वारा यहाँ ये कनेक्टेड है एफ रूल से। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट मैंने कुछ इसमें एलिमेंट लिए ए में, जैसे ये 1 2 3, ये आपका ए बी सी डी, ये इसमें एलिमेंट ले लिए। कहने का मतलब है ये एक 2 सेट लिए हैं, कुछ नहीं है, 2 सेट को हमने इस टाइप से ज्योमेट्रिकल उनका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। एक तो ए सेट है, ए सेट इसमें है, बी सेट के एलिमेंट इसमें है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो है मान लो ये इससे लिंक कर रहा है, 1 ए से लिंक कर रहा है या एसोसिएट हो रहा है या रिलेट हो रहा है, 2 जो है बी से हो रहा है, 3 जो है सी से हो रहा है। ठीक, तो ये जो पहली जो डेफिनेशन, हाँ अब इसमें जो ये पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। जैसे इस डेफिनेशन के अंदर कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो सेट ए है, इस सेट ए के सारे एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 एलिमेंट हैं, और कोई बचा क्या? यहाँ नहीं बचा ना। तो इसके सारे एलिमेंट लिंक होना चाहिए सेट बी के अंदर, और बी के अंदर भी ऐसे लिंक होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है, समझ में आ गया ना, कि ए के सारे एलिमेंट लिंक होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। तो देखो ये सारे एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट्स थे और वो इधर लिंक हो गए। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जो एलिमेंट हैं इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जो ये सेट ए के जो सारे एलिमेंट लिंक हो रहे हैं बी में, वो एक यूनिक एलिमेंट के साथ लिंक हो। यूनिक का मतलब केवल एक, एक और केवल एक, उस वर्ड का मतलब है यूनिक। केवल एक यूनिक, एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, 1 जो है वो यहां लिंक हो। 1 के लिए जो आपका जो एलिमेंट निकल के आ रहा है वो ए ही होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। ए जो है यहां लिंक नहीं कर सकता। अब मैं उस बात पे आ रहा हूं, जैसे मैंने फिर से कोई सेट लिया, ये आपका ये ए एंड बी, यहां मैंने आपका 4 5 6 और 7 लिए, यहाँ आपका 2 आपका 2 8 और ए बी सी, ऐसे कुछ भी ले लिए एलिमेंट। हमने समझाने का एक तरीका है, उसको समझना है उस बात को। मैं अब यहाँ से देखो ये हमने एक ग्रुप बना लिया, ए एंड बी सेट का एक ये ग्रुप बना लिया।
एक ये पूरा ग्रुप बना लिया मैंने एक, और एक आपका ये पहला ये दे रखा है आपका, ठीक है, ये दे रखा है, ये भी किसी से लिंक है एफ से, एफ कोई फंक्शन है, एफ मीन्स ये फंक्शन, एफ का लेटर, एफ फंक्शन जो है, फंक्शन का जो एफ लेटर है ना उसको यहाँ यूज कर देते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से इसको लिंक कर रहा हूँ, तो जैसे 4 है, 4 को मैंने 2 से लिंक किया है और आपका 5 को भी लिंक किया। अब क्या है कि 5 को मैंने 8 से लिंक कर रहा हूँ, 5 को मैं इधर भी दिखाना चाह रहा हूँ, देखें जरा, और ये इधर इससे लिंक कर दिया, ये इससे लिंक कर दिया। अब देखना जरा, तो क्या ये फंक्शन है? तो पहला जो पॉइंट है वो तो फॉलो हो रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। ए सेट के सारे एलिमेंट जो है ना वो एसोसिएट हो रहे हैं, ये बात तो ठीक है, पहला पॉइंट तो है, किससे? बी से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए के जो एलिमेंट हैं, इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन बी। क्या यूनिक एलिमेंट से लिंक हो रहे हैं क्या? देखें जरा, 4 जो है 2 से लिंक हो रहा है, यूनिक एलिमेंट हो गया। 6 जो है बी से लिंक हो रहा है, यूनिक एलिमेंट हो गया। 7 जो है सी से लिंक हो रहा है, ये यूनिक हो गया। 6 जो है वो ये यूनिक हो गया, ये यूनिक हो गया। 4 लिंक हो रहा है, ये भी यूनिक हो गया। लेकिन 5 को जरा चेक करना, 5 जो लिंक हो रहा है क्या यूनिक एलिमेंट से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 5 जो लिंक हो रहा है वो आपका एक तो 8 से लिंक हो रहा है और एक आपका ए से लिंक हो रहा है। तो ये 5 जो है वो यूनिक एलिमेंट नहीं है, ये कितने हो गए? 2 एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है। यहां पर बी सेट के अंदर 5 2 एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज ए रिलेशन। जो फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स को जो फॉलो नहीं करता, 2 सेट्स जब इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते या दोनों में से किसी एक को फॉलो करते हैं, ऐसा भी है, या तो दोनों को ही फॉलो नहीं करते, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को फॉलो नहीं करते, या किसी एक को फॉलो करते हैं एक को नहीं करते, तो ऐसी पोजीशन में हम उसको रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इन दोनों सेट के बीच में जो लिंक है वो एज ए रिलेशन है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट फॉलो नहीं हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक फॉलो हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो वो रिलेशन है। और फंक्शन क्या है कि ये दोनों ही पॉइंट, दोनों कंडीशन, जब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं उसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन, इसमें क्या हो रहा था, इसमें कि पहला कंडीशन तो फॉलो हो रही थी, फर्स्ट कंडीशन कि इसके सारे एलिमेंट लिंक हो रहे थे ए के बी से, लेकिन सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि 5 एक ऐसा एलिमेंट था जिसके लिए 2 एलिमेंट्स निकल के आ रहे थे, यहाँ यूनिक नहीं निकल रहा था, तो ये सेकंड पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है, दिस इज ए रिलेशन। ठीक, तो फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ये दोनों पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए, उसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं उस बात को, ठीक है, जब ये 2 पॉइंट्स फॉलो होते हैं वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है, और दोनों पॉइंट्स फॉलो नहीं होते या दोनों में से कोई एक हो रहा है तो वो एज ए रिलेशन है। ठीक, अब देखिए ये क्या फंक्शन है फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 जो है, देखो पहली बात तो फंक्शन के लिए पहले मैंने क्या बोला, ये सेट पूरा फुलफिल होना चाहिए, सारे एलिमेंट इसके रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं एलिमेंट इसमें, नहीं छूटा ना, ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा, इसका हर एलिमेंट इस बी में यूनिक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो ये यूनिक, 2 के लिए बी यूनिक, 1 के लिए ए यूनिक, 2 के लिए बी यूनिक, 3 के लिए सी यूनिक। यहां कोई भी एलिमेंट यहां छूट सकता है, बी में छूट सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये यूनिकली अटैच है, क्या है अटैच, तो दिस इज ए फंक्शन।
इसे हम फंक्शन कहेंगे। ठीक, तो फिर से मैं कुछ यहां अभी ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन अब तो आपके, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेट लेट ए एंड बी टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट हैं, जैसे ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए टू सेट बी इज ए रूल, किसी रूल के द्वारा, मेथड भी कह सकते हैं, करस्पॉन्डेंस, विच एसोसिएट, जो एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, इसके एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होते हैं, लिंक करते हैं, ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी सच दैट के बाद में, यहां तक तो ये सब ऐसी कहानी थी, लेकिन सच दैट के बाद जो मैटर है, सच दैट के बाद ये दो पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा फंक्शन डिपेंड है। सच दैट के ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, सारे ए सेट के सारे एलिमेंट जो है बी से कनेक्ट होने चाहिए। एंड एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और हर एलिमेंट सेट ए का बी से यूनिकली अटैच होना चाहिए, तो उसे फंक्शन कहेंगे। और ये दोनों फॉलो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, या कोई एक हो रही है, तो वो रिलेशन है। ठीक है, आगे अब मैं इसी का रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी मैंने यहाँ ये किया है, इसी तरीके से मैं अभी कुछ और यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। फंक्शन क्या है वो बिल्कुल क्लियर, ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी था, ये टू सेट को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद ही वो फंक्शन क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं कुछ फिर से ज्योमेट्रिकल यहाँ रिप्रेजेंटेशन दूंगा कई पेयर में। देखिए जरा, कई पेयर्स बनाता हूँ और फिर मैं आपको वहाँ समझाऊंगा कि ये फंक्शन है या ये रिलेशन है। ठीक है, देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है। कोई भी एलिमेंट ले लिए, समझाने के लिए आपको कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने न्यूमेरिकल ले लिया, यहाँ आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, ए बी सी डी ई ऐसा ले लिया। एक पेयर ये हो गया ए एंड बी सेट, ये ए एंड बी दो सेट हैं, उनका एक पेयर हमने ये पहला ले लिया। अब ऐसा ही एक दूसरा पेयर लिए लेते हैं, एक या थर्ड में यहाँ बना देता हूँ, ये ए एंड ये बी फिर से हमने ले लिया, और ये आपका देखिए जरा, अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, ये आपका फंक्शन किसी ऐसे आपका ये लिंक है, दोनों एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स के, तो इसको आप ऐसे पहले तो आप इस टाइप से इसको शो कर दीजिए। ठीक है,
देखिए अब एक तो ये सेट हमने ए और बी, एक ये पेयर लिया ए और बी का सेट का, और ये फिर एक दूसरा पेयर ए और बी सेट इसमें भी है, और ये तीसरा पेयर है इसमें भी ए और बी सेट है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। देखें जरा, इस ए एलिमेंट को चेक करिए, ए एलिमेंट के सारे पॉइंट इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, सारे पॉइंट रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई बचा नहीं ना। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। पहली बात तो है, कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन कि इस ये जो एलिमेंट जो रिलेट हो रहे हैं, क्या इनके लिए एक यूनिक एलिमेंट निकल रहा है क्या बी में। देखें जरा, इस ये 11 जो लिंक हो रहा है आपका वो डी के साथ हो रहा है, बिल्कुल एक यूनिक एलिमेंट दे रहा है। 9 के साथ सी एक यूनिक एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ 8 और 7, यहाँ 8 और 7 इन दोनों का एक यूनिक एलिमेंट आ रहा है। तो ये इधर से मतलब ये दो इधर से आपका जो एलिमेंट है वो एक से लिंक हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये चलेगा भाई। दोनों का एक ही यूनिक एलिमेंट निकल के आ रहा है, तो दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। तो सारे यूनिक एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, और एक ये दो बच भी रहे, तो बचने से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई रिमेनिंग सारे एंगेज इसमें हो, सारे इससे लिंक करते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि ए सेट के सारे एलिमेंट ज़रूर लिंक करते हो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक। अब जरा यहाँ आए आप, देखिए 1, पहले तो इसको सेट को देखिए, पहले वाले को सारे लिंक हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ए सेट के सारे एलिमेंट। दूसरा 1 ए से हो रहा है, 2 बी से हो रहा है, यूनिक निकल के आ रहे हैं इसमें। लेकिन 4 को अगर देखें तो 4 जो है वो 2 ब्रांचेज में बट गया, 4 से 2 ब्रांच निकल रही हैं, तो ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो बी में यूनिक एलिमेंट 4 जो है वो यूनिक के साथ अटैच नहीं है। सारे एंगेज्ड हैं, सारे जो है इसमें लिंक्ड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 जो है वो 2 के साथ अटैच हो गया यहाँ पर। तो दिस इज ए रिलेशन, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन नॉट फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन ये भी है, लेकिन ऐसा रिलेशन जब इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों कंडीशंस को, ऐसा रिलेशन जब इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये है रिलेशन ही, लेकिन उस रिलेशन का भी एक नया नाम रख दिया गया फंक्शन। कब, जब ये टू कंडीशंस फॉलो होती हैं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड होती हैं, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन है। यहां जरा देखें, 1 ये सारे एंगेज सारे लिंक हो रहे हैं, ये 1 4 7 इसके सारे जो है एसोसिएट हो रहे हैं किससे, ये पूरा कोई कवर हो गया, कोई एलिमेंट बचा नहीं ना ये में, ठीक है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब दूसरा, इसमें ये 1 के लिए ए यूनिक, 4 के लिए बी यूनिक, 7 के लिए सी यूनिक, दिस इज रिलेशन, दिस इज ए फंक्शन, सॉरी। तो ये क्या हुआ, दिस इज अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, ठीक। अब क्या है कि इस सेट में बी में सारे एलिमेंट लिंक हो जाए, जैसे यहाँ कोई एलिमेंट यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं बचा, ऐसा हो सकता है। लेकिन बी में कोई एलिमेंट बच सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बी में सारे एलिमेंट ए से लिंक्ड हो जाएं, हो सकता है, या बी में कुछ एलिमेंट यहाँ रिमेनिंग जो ए से लिंक नहीं हो पा रहे हैं, ए के एलिमेंट से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है।
बी में कुछ एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ आपका रिलेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और सारे हो जाए ऐसा भी हो सकता है। बी फ्री है, लेकिन ए के लिए कंडीशन ये है कि ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट करने चाहिए बी से। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन तो यही है। और दूसरा है कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ये यहां तक तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर मैं यही इसी में समझा देता हूं। अब क्या है कि ये जो है एलिमेंट, ये जो ए सेट है, ए सेट के जो एलिमेंट हैं इनको हम डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? डोमेन। और ये सारे जो एलिमेंट हैं, सारे टोटल एलिमेंट इसके बी सेट के, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक, और जो एलिमेंट यहां से लिंक करता है, ठीक, मतलब इस ए के एलिमेंट से एवरी एलिमेंट, जैसे 7 ए से लिंक कर रहा है, 8 ए से कर रहा है, 9 सी से कर रहा है, 11 डी से कर रहा है, तो जो जो लिंक्ड एलिमेंट हैं ए, सी और आपका डी, ये जो हैं इमेजेस हैं। ये क्या है? इनको हम इमेजेस कहते हैं, हर एलिमेंट को। किसकी इमेज है ये 7 की इमेज ए है, 8 की भी इमेज ए ही है, 9 की इमेज सी है, 11 की इमेज डी है। तो ये सब इमेजेस हैं, और इन इमेजेस का जो सेट बनेगा उसको हम रेंज कहते हैं। और ये जो है सारे एलिमेंट इधर वाले जो इधर इमेज बना रहे हैं, इनको हम प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज, ठीक, ये प्री इमेजेस है। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये सारे क्या हो गए? डोमेन। और ये सारे क्या हो गए? टोटल एलिमेंट, कोडोमेन। और जो इससे लिंक्ड हो रहे हैं वो सारी जो इमेजेस हैं, उन इमेजेस का जो सेट है वो रेंज। ठीक है, ऐसे ये पूरा डोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन, और जो ए से बी में जो लिंक्ड हो रहे हैं वो सारे जो एलिमेंट हैं जो लिंक्ड होने वाले, वो आपका रेंज। और कोडोमेन क्या है? जो लिंक हुए हैं और जो बचे हैं उन सबको मिलाकर के जो सेट बन रहा है वो कोडोमेन है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कोडोमेन का सबसेट रेंज होता है। ठीक है ना? तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो यहां एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि इधर से 2 ब्रांचेस, मैं अभी और इसको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। तो एक बात और यहां पर ध्यान रखें, ये वाली, इधर कर देते हैं इसको। ये पहला पेयर लिया और ये सेकंड पेयर लिया हमने। ठीक है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है, और ये कोई फंक्शन, ये आपका लिंक हो रहे हैं ये दोनों सेट किसी से एफ से। ठीक है, अच्छा, ये आपका ए बी सी डी, और एक और मान लीजिए एफ ही मान लो इसको।
देखिए अब फिर से आप इसको जरा चेक करें, ये पूरा लिंक्ड है इसके साथ, ठीक है, ये पूरा सेट इस बी एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है, सेकंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखें जरा, 1 के साथ ये 2 ब्रांच खोल रही हैं, तो 1 की जो इमेज है वो 2 बन रही हैं, मतलब यूनिक नहीं है, तो दिस इज ए रिलेशन। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड है, सेकंड पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है। 2 की इमेज यूनिक है, 4 की इमेज यूनिक है डी, 6 की इमेज यूनिक है डी, लेकिन 1 की इमेज ए एंड बी है। तो कहने का मतलब है दिस इज ए रिलेशन। ठीक है ना, ये रिलेशन हो गया आपका। कहने का मेरा मतलब है कि रिलेशन फंक्शन के लिए इस बात का ध्यान रखनी है कि ये जो 1 है या 2 है, इधर से 2 ब्रांच नहीं जाना चाहिए। ए जो सेट है, ए से 2 ब्रांच बी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ए सेट से 2 ब्रांच बी की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब ए यहां का कोई एक एलिमेंट है वो 2 इमेजेस नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना है। वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन होगा। ठीक, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। ऐसे ही अब यहां देखें जरा, यहां ऐसा है कि यहां ए सेट में हमने कितने, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, कभी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट के साथ अटैच हो सकते हैं। 3 एलिमेंट जो है 2, 4, 6, ये 3 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। यूनिक है भाई, यूनिक है, ये चलेगा। ये इधर से ब्रांच, इधर से चलते हुए 3 शाखाएं जा रही हैं इधर से, और वो एक जगह लिंक बी में हो रही हैं, ये काम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इधर से सिंगल से और 2 ब्रांचेज अगर खोलें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इधर से ये आपका यहां से 2 से भी एक ब्रांच, एक यहां से भी गई, एक यहां से भी गई, और वो एक ही जगह लिंक हो गई, यूनिक आ रहा है ना भाई, इमेज यूनिक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट लिंक्ड हो रहे हैं भाई, ये 2, 4 और 6 की तो इमेज ये हो गई, और 7 यहां हो गया, तो ये सारे एलिमेंट लिंक्ड हो गए। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड वाला इमेज जो है यूनिक आ रही है, तो ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन हो गया, ये बात समझना है। ठीक, और वो आपने क्या बताया, ये सारा सेट डोमेन, और ये जो लिंक्ड हो रहे हैं, अच्छा ये पूरा सेट, पहले पूरा सेट ये कोडोमेन, और ये जो एलिमेंट इधर से जो लिंक्ड हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, ए एंड बी। तो रेंज, रेंज क्या हुआ यहां, रेंज, रेंज वाला जो सेट है, रेंज में आपका रेंज इज इक्वल बना आपका ए एंड बी, बस 2 ही एलिमेंट इसमें लिंक हो रहे हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है वो क्या हुआ, रेंज हुआ। तो रेंज जो है वो सबसेट है कि नहीं है, किसका, कोडोमेन का। अब इसमें ये 2 एलिमेंट छूट गए, ये वाला ये नहीं लिंक हुआ और ये लिंक हुआ, ये 2 छूट गए। तो सारे एलिमेंट छूटे हुए या इधर से एसोसिएट हुए सारे एलिमेंट का जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो कोडोमेन है, और जो केवल लिंक्ड हो रहे हैं वो रेंज है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, और ये सारे इंडिविजुअल जो है, ये जो लिंक्ड वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ये क्या है, इमेज। ये ए इमेज है, बी इमेज है, किसका है, 2 का, 4 का, 6 का, 7 का, और इधर वाले ये क्या है, प्री इमेज। ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, तो फंक्शन के लिए कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस ध्यान रखें, उसी को हम फंक्शन कहेंगे, और ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं तो वो एक रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल इसका समझना जरूरी था।
अच्छा, अब देखिए, अब मैं एक फंक्शन फिर से मैं समझाने वाला हूँ। अब हम वेरिएबल, अब एक फॉर्मूले के द्वारा इस चीज़ को समझाएंगे। अब क्या है, ये जो है बहुत सारे जो एलिमेंट इधर लो, ठीक है ना, ये लिस्टेड करिए एलिमेंट का। तो मान लो ये लिस्ट जो है ये तो फाइनाइट है, और जब एलिमेंट का नंबर जो है इन्फिनिट हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ फॉर्मूलेट किए गए। तो उनके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को फिर आगे जो भी है कैलकुलस के अंदर वो फंक्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है ना। वो क्या है, इन्फिनिट उनकी रेंज रहती है। कभी कभी आपका डोमेन, उनका डोमेन भी काफ़ी एलिमेंट्स उसमें रहते हैं जो कि लिस्टेड नहीं किए जा सकते, यहाँ पर रेंज को लिस्टेड नहीं कर सकते यहाँ पर, जैसे अभी मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमने बनाए, तो फॉर्मूले के आधार पर वो फंक्शंस यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पूरा कैलकुलस में वो चलेंगे, ठीक है। तो जैसे अब मैं उनको ज़रा समझाता हूँ। जैसे मैं सपोज करो y इज इक्वल 2x प्लस 1, ये कोई हमने रिलेशन लिया, फंक्शन ही है, ये फंक्शन ही निकलेगा क्योंकि यूनिक वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है ना। तो जो अभी हम यहाँ एक सेट बना रहे थे a एंड b, तो मैं अब फिर से देखो इस फॉर्मूला, ये कोई हमने फॉर्मूला ले लिया, इसको ले लो, या आप ऐसा ले लो, आप जो है जैसे ये कोई सर्कल ले लो, आप ऐसा करिए, आप सर्कल का ये सेंटर है, उसका ये रेडियस r होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, a इज इक्वल पाई r और स्क्वायर, ये होगा ना एरिया इसका, ठीक है। तो हम यहाँ r की वैल्यू जब हम इसमें रखते चले जाएंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू फाइंड होती चली जाएगी, ऐसा होगा। देखिए r इज इक्वल मैंने 1 रखा, तो a इज इक्वल पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल क्या आ गया आपका, पाई आ गया। r इज इक्वल मैंने 2 रखा, तो a इज इक्वल आपका पाई इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आपका 4 पाई आ गया। r इज इक्वल मैंने 3 रखा, तो a इज इक्वल हमारा पाई इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स आपका 9 पाई आ गया। इस टाइप से हम इधर इसमें डॉट 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 मैंने कर दिया, ये हम इधर इसमें ऐसी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे इन्फिनिटली, तो इधर भी a की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिट बनती चली जाएगी। तो ये तो एक का बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे इस टाइप से कुछ ये फॉर्मूले बनाए गए इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये रिलेशन है, तो हम इसको देखो फिर से उसी सेट में हम इसको कर सकते हैं आपकी तरह से, जैसे अभी इससे पहले जो हमने आपको समझाया था ये जैसे। तो ये आपका क्या है, ये हमने r की वैल्यू यहाँ पर रखी थी, ये ठीक है ना, r क्या रखा था, 1 2 3 ऐसे रखा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, 1 रखा था तो ये वैल्यू आई थी, 2 रखा था तो ये वैल्यू आई थी, तो 1 रखा था तो पाई आया, 2 रखा तो क्या आया, 4 पाई आया, 3 रखा तो क्या आया, 9 पाई आया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम इसको रखते चले जा रहे हैं वैसे करस्पॉन्डिंग, तो दिस इज ए फंक्शन। सारे इधर के एलिमेंट जितने भी आएंगे सब इधर लिंक होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से कुछ और बात निकल के आ रही है अब, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हम जिसके लिए जिस वैल्यू मतलब जिस वेरिएबल, अब यहाँ क्या एक तरह से दो वेरिएबल हो गए, एक तो a वेरिएबल है, a एंड r, a एंड r, ठीक है ना, आर द टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। और कांस्टेंट जो वैल्यू चेंज नहीं होती, किसी भी ऑपरेशन के अंदर, मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन है जहां वैल्यू बदलती रहती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, जहां वैल्यू चेंज होती रहती है। और जहां कांस्टेंट मीन्स जहां वैल्यू चेंज नहीं होती, जो भी ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में उसको हम कांस्टेंट कहते हैं।
तो ये 2 वेरिएबल हो गए। क्यों वेरिएबल हो गए? क्योंकि मैं एक की वैल्यू बदल रहा हूँ, उसकी सॉरी आर की वैल्यू बदल रहा हूँ ना। आर को हमने क्या वैल्यू दी? अभी हमने 1 दिया, फिर हमने 2 दिया, फिर हमने 3 दिया, तो आर को मैं वैल्यू देता जा रहा हूँ ना अलग अलग, तो उसके करस्पॉन्डेंट एक ही वैल्यू निकलती आ रही है। तो ए एंड बी आर 2 वेरिएबल्स। लेकिन अब यहां पर ये समझना है कि ये तो 2 वेरिएबल तो हो गए, ये ए एंड बी 2 वेरिएबल हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स में जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, जिसको वैल्यू दे रहे हैं, मींस आर को, दिस इज इनपुट, इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे इसको, जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं। और ये पूरा जो फॉर्मूला है, जो भी कुछ है, ये पूरा सॉल्व होता है, उसके बाद ए फाइंड होता है, मींस आउटपुट निकलता है। ए इज इक्वल पाई जो है, ये क्या है? आपका आउटपुट निकला यहां से, जो वैल्यू आर इज इक्वल हमने 1 रखा, मींस इनपुट किया, और उसके बाद ये इस फॉर्मूले में रखने के बाद ये सॉल्व हुआ, सॉल्व होने के बाद ए इज इक्वल पाई आया, दिस मींस ए इज इक्वल पाई आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो जो जिस वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो आउटपुट निकलता है जिस वेरिएबल के लिए, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहां से ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि आर क्या है? आर फ्री है। आर को हम 1 दे दें, 2 दे दें, 4 दे दें, कुछ भी वैल्यू दे दें, जिसको इनपुट दिया जा रहा है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद में फिर ये पूरा कैलकुलेट होता है, उसके बाद ए फाइंड होता है। तो ए क्या हुआ? ए आर पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? भाई ए जो है वो ए वेरिएबल आर वेरिएबल पर यहां डिपेंड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ए को वैल्यू नहीं दे रहे ना हम, किसको दे रहे हैं? आर को दे रहे हैं। तो आर जब पूरा रखा जाता है, उसके बाद ये कैलकुलेट होता है, तब ए निकलता है, तो ए इस पर डिपेंड हो गया, तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ए डिपेंडेंट वेरिएबल, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले इस बात को समझें। तो वेरिएबल के टाइप्स, तो वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है, ये बात समझें आप। तो यहां से वेरिएबल का टाइप हो गया आपका वेरिएबल। वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, और दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्या था? आर था। डिपेंडेंट वेरिएबल ए। ठीक, या हम ये कह सकते हैं जिसको वैल्यू इनपुट की जाती है, इनपुट। यहां आउटपुट निकलता है, यहां वैल्यू जो बाद में निकला वो आउटपुट आया, वैल्यू जो फाइंड हुई वो आउटपुट है, इनपुट जो हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक, ऐसे आप मानिए। तो अब मैं जैसे इसको ले रहा हूं यहां पर, तो x देखिए यहां पर जरा हम वैल्यू फिर से रखते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो वेरिएबल के 2 टाइप्स हो गए। अब देखो जरा यहां भी मैं रखता हूं, मैं y इज इक्वल 2x प्लस 1 है, तो x इज इक्वल मैंने 1 रखा, तो देखो इसमें रखूंगा तो y इज इक्वल आपका 2 इंटू 1 प्लस 1, तो इसमें रखूंगा, इस एक्सप्रेशन में रखूंगा x इज इक्वल 1 रखूंगा। रखने के बाद में ये पूरा कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होके ये y इज इक्वल आपका क्या आया? 3 आया। मैं x इज इक्वल टू 2 रखूंगा, किसमें? इसी में, तो क्या y इज इक्वल आपका 2 इंटू 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल आपका 5 आएगा। x इज इक्वल में -1 रखूंगा, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो y इज इक्वल आपका 2 इंटू -1 और प्लस 1, तो आपका y इज इक्वल -2 और प्लस 1 मीन्स आपका -1 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे इसको
टेबल में रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो हमने x को वैल्यू दी, क्या दी थी 1, तो y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई आपका, ये 3 आया। x को वैल्यू हमने क्या दी 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग x को वैल्यू 2 दी, तो वैल्यू फाइंड क्या हुई, y इज इक्वल 5 आया। उसके बाद वैल्यू हमने -1, तो -1 ही निकल के आया, इस टाइप से। तो x यहां पर क्या है, जिसको हम इनपुट कर रहे हैं, x को वैल्यू इनपुट हो रही है, इस बात को ढंग से समझ लें। इनपुट, इनपुट जिसको होती है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां वैल्यू फाइंड हो रही है, आउटपुट निकल रहा है, दिस मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो वेरिएबल जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल का सिस्टम। उसके बाद में कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, उनको भी समझें। तो क्लियर हो गया होगा, जिसको हम वैल्यू देते हैं वो जो, या इनपुट जिसको करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो फिर वैल्यू फाइंड होती है वो आउटपुट जो निकलता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही कांस्टेंट के भी 2 टाइप्स हैं, जैसे वेरिएबल के 2 टाइप्स अभी मैंने बताए। वेरिएबल के 2 टाइप्स क्या बताए थे हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ये वेरिएबल के टाइप है। इसी तरीके से कांस्टेंट के भी टाइप हैं। कांस्टेंट के भी भैया 2 टाइप हैं, इसको भी समझो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक, आर्बिट्रेरी, अब यहां इस बात को समझें जरा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ए बी सी डी एल एन एल एम एन, ठीक है ना, इस टाइप से ये जनरली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए ये आपका लेटर्स अधिकतर यूज किए जाते हैं, ए बी सी डी एल एम एन डॉट डॉट, एक दो और इसी टाइप का यही रहते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट 4 6 10 2.1 3.14, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट मींस जिसको हम कुछ भी चेंज ना कर सकें उसमें। अब 4 है, 4 की जगह पर तो 4 ही लिखा जाएगा ना, 4 को 5 कैसे लिख देंगे, 4 ही है, 6 10, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनको कोई वैल्यू दी जा सकती है, अभी मैं समझाऊंगा इस बात को भी कैसे ये क्या है। ऐसे यहां अब ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट के 2 टाइप हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस टाइप से जिनको वैल्यू दी जा सकती है। अब आया वेरिएबल। वेरिएबल जैसे मैंने बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इनको हम किससे डिनोट करते हैं जनरली, आप पूरे मैथमेटिक्स में आप देखना, तो यही वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो कौन से लेटर्स हैं जिनसे इनको डिनोट किया जाएगा, वो फिक्स ही रहते हैं जनरली। क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड यू वी टी
ठीक है ना। ये आपका जनरली इस टाइप से ये वेरिएबल्स अक्सर आपको यूज करने में आते हैं। एक्स वाई जेड यू वी, डब्लू भी ले लेते हैं कभी कभी, डब्लू, ये सब वेरिएबल, ये सारे लेटर्स वेरिएबल के लिए यूज होंगे। आप इस बात को ऐसे समझें, ठीक। ये सारे लेटर्स इस पूरा कैलकुलस के अंदर, ये जब कैलकुलस को अपन जब आज से जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो आप देखना ये सारे वेरिएबल्स के लिए, ये सारे लेटर्स वेरिएबल के लिए, और ये आपका कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो यही, अब देखो मैं जरा इनका कैसे इस्तेमाल होता है, जरा मैं जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, क्लियर हो गया ये, इस बात को समझ लें। वेरिएबल के टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल के टू टाइप्स रहते हैं, और ये आपका, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी को भी हम इनसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली y इज इक्वल आपका 2x प्लस 1, या हम इसको x इज इक्वल 2y प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी वेरिएबल के को किसी के साथ अटैच किया जा सकता है, लेकिन मैंने टोटल इन दोनों को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट इन लेटर से किया जाता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट, इसके लिए डिपेंडेंट। वैसे जनरली लिखा यही रहता है, y जो है आपका y जो है आपका डिपेंडेंट के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है ना। y को अक्सर डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं और x जो है वो इंडिपेंडेंट, अक्सर बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया यहाँ पर, ठीक है। और इसको y को हम जनरली f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया। ये अब मैं जैसे एक लिख रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन, जैसे आपका ax स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल 0। अब आप देखें यहाँ पर, ये एक जनरल फॉर्म है किसी इक्वेशन का, और मैं लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। ये देखिए जरा आप इसको, ठीक है, ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ a b और ये दोनों क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल जो है आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो रहती है वो, ये हमने पहले बताया था, ये जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर a b c ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जनरल इक्वेशन है दोनों ही, यहाँ a b c ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये एक जनरल इक्वेशन क्या है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, चाहे स्ट्रेट लाइन की हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो। अगर मैं अब a और b और c की यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा तो इस फैमिली में से एक पर्टिकुलर लाइन निकल के आएगी। जैसे मैंने a को वैल्यू दी 2x प्लस का 3y और प्लस 1 इज इक्वल 0। तो देखो 2 3 1 ये भी कांस्टेंट है, तो ये आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ये क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। और a b c जो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। अब मैं यहाँ a b c को कोई वैल्यू दे सकता हूं, मैं और वैल्यू दे सकता हूं, मैं 5x माइनस वाई और प्लस का 6 इज इक्वल 0। मैंने a इज इक्वल 5 रख दिया, b इज इक्वल -1, कुछ नहीं -1, c इज इक्वल 6, यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू ये। तो एक ये इस फैमिली की एक ये स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर निकल के आ गई, एक इसी की एक ये दूसरी स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई। ऐसे ही आपका x प्लस 2y और प्लस 6 इज इक्वल 0, ये थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई। तो ये सब जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यू दे करके अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू दे करके जब इक्वेशंस निकलती हैं, तो यहाँ जब वैल्यू जब देते हैं तो आर्बिट्रेरी वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं, वो 2 4 ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है।
और ये ए बी सी यहाँ पर एवरेज कांस्टेंट है, ये जनरल इक्वेशन में यूज होते हैं, ठीक है ना। और वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल आपका क्या, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हर जगह चल रहा है, देखो यहाँ भी चल रहा है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट के साथ भी एक्स वाई है, एक्स वाई ये आपका वेरिएबल्स है, एक्स ये वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, अब इसमें और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे तो ये फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ठीक है। फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, वो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती हैं किसी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, और दोनों कंडीशन नहीं होती हैं तो हम उसको रिलेशन ही कहेंगे, ठीक है ना। अब फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ये तो सब फंक्शन हो गया, सब क्लियर कर दिया मैंने आपको, फंक्शन क्या है, इसमें डोमेन, कोडोमेन, उसको मैं आपका ज्योमेट्रिकल एक रिप्रेजेंटेशन सेट का करके वैसे समझा दिया। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देखिए जरा इनको किस टाइप से हम करेंगे। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, बहुत हैं फंक्शन तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं कुछ यहां लिखे देता हूं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल में ऐसा मतलब फंक्शन दिया हो, जब हम उसको मतलब इस टाइप से फंक्शन दे रखा हो, एक्स एंड वाई वेरिएबल, टू वेरिएबल में ऐसा फंक्शन दे रखा हो जब हम एक्स को टोटली वाई में एक्सप्रेस कर सकें या वाई को हम टोटली एक्स में एक्सप्रेस कर सकें, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे हम उसको एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि x को हम y में टोटल रिप्रेजेंट करते हैं या y को हम x में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शन का ये f लेटर, ये मैंने अभी पहले बताया था, तो हम एक जनरल फॉर्म में फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, f लगा के वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर ऐसे उसको रख देना है, ठीक है। x जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है y के फॉर्म में यहाँ, और y एक्सप्रेस कर दिया हमने x के फॉर्म में, टोटली हो जाए, जैसे y इज इक्वल 2x प्लस 1, या आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल 1, देखना, या आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये जो है y, ये इक्वल साइन है, बीच में इक्वल साइन है, y इधर है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और इधर जो टर्म है उसमें टोटल x वाले टर्म है, क्या y इधर इन्वॉल्व है, तो ये किससे मैच कर रहा है, इससे, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो y एक्सप्रेस हो रहा है किसमें, x के फॉर्म में। अब यहां क्या हो रहा है, यहां x एंड y दोनों हैं एक साथ, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, देखिए जैसे कि 2x इज इक्वल, देखिए जरा, तो 1 माइनस का 3y, या x इज इक्वल 1 माइनस 3y अपॉन में 2, देखें जरा, ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये टोटल मैचिंग है इसकी इस फॉर्म से, और इसकी टोटल इससे हो रही थी, देखें जरा, क्यों, क्योंकि ये आपका x इज इक्वल एफ ऑफ y, ऐसा लिखा सकते हैं, इसको इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल एफ ऑफ y,
क्या ये इससे मैचिंग नहीं है x इक्वल ये, क्योंकि इसमें इधर वाला जो पोर्शन है जिधर एक्सप्रेस हो रहा है उधर x वाला टर्म नहीं है, x अकेला इधर है, y वाला टर्म सारे इधर है, y के साथ जो भी है और बीच में इक्वल साइन है। इनको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं इसको लेता हूं, या मैं y स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल आपका प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखें जरा, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसमें है कि नहीं इन्वॉल्व, y पूरा इसमें x है। जो दोनों सेपरेट हो जाए, कहने का मतलब x एक साइड में हो, y एक साइड में हो, ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आगे इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन जो ऐसे इसका जस्ट उल्टा है, वो जो एक्सप्लिसिट है, जो एक्सप्लिसिट ना हो ऐसा ये कहिए उसको, मतलब एक्सप्लिसिट का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम, एक्सप्लिसिट का जस्ट अपोजिट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। ये क्या हो रहा था, ये एक्सप्रेस हो रहा था, अगर वो एक साथ मिक्स भी थे तो हमने एक्सप्रेस कर दिए थे। लेकिन ये ऐसे फंक्शंस भी रहते हैं कुछ जो कि उनको x को y के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब x इम्प्लिसिट नहीं हो सकते तो उनको हम, जब एक्सप्लिसिट में चेंज नहीं किया जा सकता तो उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे देखो इसका भी एग्जांपल हम देते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3a एक्स वाई इज इक्वल 0। जरा देखना है इसको आप कहीं भी x और y ऐसा नहीं हो सकता कि इस इक्वल साइन से एक साइड में x है एक साइड में y है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते कहीं से भी। आप देखो यहाँ से मैं x को मान लो x क्यू इधर छोड़ दिया, ठीक है ना, और मैं इनको दोनों को इधर ले जा रहा हूँ, तो देखो माइनस वाई क्यू माइनस 3a एक्स और y हो गया ये, देखो। लेकिन यहाँ x अकेला है, लेकिन यहाँ y और y के साथ फिर ये x आ गया, ये फिर मामला खराब कर रहा है यहाँ पर। अब मैं अगर कॉमन भी लेता हूँ, यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो y यहाँ से हट जाएगा, लेकिन यहाँ y बचेगा। तो ये दोनों x इस फॉर्म में कभी नहीं आ सकते, x इज इक्वल एफ वाई या y इज इक्वल एफ एक्स इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो रहे, मीन्स एक्सप्लिसिट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये इम्प्लिसिट है। तो इनका जो जनरल फॉर्म क्या रहता है, वो आपका एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल 0, क्योंकि x और y को अलग नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका जनरल फॉर्म ऐसा है, इस टाइप से f और x, इसीलिए इसका जनरल फॉर्म ऐसा लिखा जाता है क्योंकि ये इस टाइप से एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इसी टाइप के, जैसे कि मान लो एक लिखता हूं मैं cos x प्लस वाई इज इक्वल ई टू द पावर x, ऐसा है। अब इस एंगल में x प्लस वाई आ गया, तो इस टाइप से ये इम्प्लिसिट हो गए, ठीक है, जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आगे इम्प्लिसिट, उसके बाद में पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये फंक्शंस के टाइप्स चल रहे थे, क्या चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन चल रहे हैं ये। फंक्शंस, तो हमने क्या क्या बता दिए, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेकंड आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, थर्ड है आपका पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फंक्शंस भी रहते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जब हम x एंड y जो वेरिएबल हैं, जनरली x y वेरिएबल में ही सब चलेगा ये पूरा कैलकुलस, x y z इस टाइप से, u v w थीटा,
ठीक है, यही जनरली उसमें रहेंगे। एक्स एंड वाई पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है? जब हम एक्स एंड वाई वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, मींस इसका जनरल फॉर्म एक्स इज इक्वल एफ थीटा, वाई इज इक्वल जी थीटा। एक्स को भी थीटा में, वाई को भी थीटा में। थीटा थीटा यहां पर क्या है? थीटा बी थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल में जब हम इसको मेंशन करते हैं तो उसको हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शंस हो गया। उसके बाद में आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या है? जो एक्स वाई में रिलेशन है। जैसे ये भी एक एल्जेब्रिक ही है, ये एक एल्जेब्रिक है। एक्स वाई के अंदर कोई भी रिलेशन है, मतलब जैसे कि आपका y इज इक्वल आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1, y इज इक्वल आपका x², ये कोई पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है, ठीक है। इस टाइप के जो x एंड y के अंदर जो रिलेशन दे रखा है वो एक नॉर्मल, उसको हम सब ये एल्जेब्रिक फॉर्म कहलाएगा, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म। उसके बाद में आता है आपका, एल्जेब्रिक फॉर्म के बाद में आता है जो एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं रहते, जो एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है, उनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए आपका, फोर्थ हो गया एक तरह से, फोर्थ टाइप। उसके बाद में आया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या है? ये देखो यार, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मींस वो फंक्शन जो एल्जेब्रिक नहीं है, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को कि इसके अलावा जो फंक्शंस बचे हुए हैं, जैसे कि एक अलग ब्रांच जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक अलग ब्रांच जा रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, एक नया ब्रांच क्या हो गया? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके कितने ब्रांच हो गए? एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी का पहला ब्रांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एक और इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हुए ये? जैसे y इज इक्वल साइन एक्स, वाई इज इक्वल कॉस एक्स, वाई इज इक्वल आपका 2x 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई रिलेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इनवर्स में क्या होता है? इसका रिवर्स कर दो, इसी का मैं y इज इक्वल साइन एक्स में लिख सकता हूं x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल साइन इनवर्स y। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल कॉस इनवर्स y। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है।
किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी सिस्टम है, इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल देते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मींस e टू द पावर x है, a टू द पावर x है, ये इस टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। एक हो गए लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसमें लॉग रहता है, जिसमें क्या रहता है, लॉग का सिस्टम, ठीक है, वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। क्या हो गया इसका, ट्रांसेंडेंटल्स के कितने टाइप हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे मैंने ये लिखे यहाँ पर एग्जांपल आपका समझाने के लिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनवर्स हैं, इनवर्स लगा दिया, ये दोनों हो गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, e टू द पावर x, a टू द पावर x, आपका e टू द पावर sin x, e टू द पावर 4x प्लस 1, कोई वैल्यू हो सकती है, e की पावर में कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ऐसे यहाँ ये a बदलता रहेगा, 2x हो सकता है, 2a एवरेज कांस्टेंट है आपका, 2x प्लस 1 कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो ये सब है इस टाइप से जो पावर में रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए ये सब। ये क्या हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग वाला लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो लॉग में रहते हैं, लॉग वाले क्या रहेंगे आपका, जैसे कि y इज इक्वल आपका लॉग x प्लस 1, y इज इक्वल टू लॉग और साइन x, ऐसा कोई फंक्शन, लॉग साइन x, लॉग के साथ साइन हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक हो सकता है। कहने का मतलब है जो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, उन एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, ये सब एल्जेब्रिक नहीं है, ये क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक नहीं है, प्योर एल्जेब्रिक नहीं है। लॉग कहाँ, वहाँ लॉग सिंबल यूज होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, वहाँ साइन कॉस टेन, एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक नहीं है, प्योर एल्जेब्रिक नहीं है। तो इनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये सारा जो ग्रुप है पूरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, और इनका भी ट्रांसेंडेंट का, ये मैं इनका मैंने फिर इसका टाइप बता दिया, ये इसके भी फिर इनको ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, इनवर्स हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस के टाइप हैं। अब फंक्शन के और भी बहुत सारे टाइप हैं, इवन फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस हैं, आपका मॉडुलस फंक्शन है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स हैं फंक्शंस के, और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। तो ये आपका वो सारा मैं और उसको एक दो बार और इसको रिपीटेशन में ले लूँगा आगे, लेकिन फिलहाल क्या था मेरा जो मेन, जो आज का जो एम था, मेन जो पर्पस था, वो ये था कि फंक्शन को डिफाइन करना, केवल फंक्शन समझना है, फंक्शन क्या है। फंक्शन के बाद में ही मैं फिर लिमिट लूँगा, इसके जस्ट जो आगे जो वीडियो है वो लिमिट का ही रहेगा, ठीक है। और ये डोमेन कोडोमेन इसमें फाइंड करना, वो भी अभी हम उसके लिए भी एक दो वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सब एक्सप्लेन कर दिया अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन उनको फाइंड वगैरह भी करते हैं, फाइंड करने का भी सिस्टम रहता है उनको, तो वो भी हम बताएंगे कभी, ठीक है। तो ये मेन जो है आपका फंक्शन समझना जरूरी है, फंक्शन क्या है, कैसे है, क्योंकि फंक्शन का ही पूरा स्टडी की जाएगी। तो आज हमने क्या करा, यहाँ पर फंक्शन को लिया, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन के जस्ट बाद में चलूंगा, आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लिमिट का आएगा। अब लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट, और लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी,
और कंटिन्यूटी के बाद में आपका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पैटर्न चलने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलस, आपका क्लास 12 से रिलेटेड है और आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आपका आईआईटी और आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है और आगे उसके आगे भी आपका बीटेक एमटेक, उसमें भी इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसको आप पूरा तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करूँगा इसको, फंक्शन, उसके बाद लिमिट। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, लिमिट को समझना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसमें जब बहुत सारे मैंने अभी फंक्शंस मैंने बताया ना अभी ओरली, आपको बताया मॉडुलस फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हैं, आपका इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस हैं, ये और बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इनको हम 1-2 वीडियो और ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो लेकिन आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।